का भी हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके सारे डिटेल्स को यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे आगे। इसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हमारा होगा भारत के पर्वत से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, भारत के पर्वतीय दर्रे। इसके बाद भारत की नदियाँ हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ में भारत की प्रमुख नदी बांध को देखेंगे, कौन कौन सी नदी बांध है जो कि प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आते हैं। और भारत की झीलों को हम देखेंगे। भारत के जलप्रपात को देखते हुए आगे हम बढ़ेंगे, भारत की कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। और साथ ही भारत की जलवायु देखेंगे, 9वां टॉपिक होगा। 10वां टॉपिक हमारा होगा भारत के वन। और 11वां होगा भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसके साथ में हम 12वां टॉपिक पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। और 13वें टॉपिक में पढ़ेंगे भारत की कृषि और भारत के ऊर्जा संसाधन, साथ ही साथ में भारत के खनिज संसाधन और भारत के उद्योग। इसके बाद भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियों के बारे में। और 19वां टॉपिक होगा राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व अन्य जीव अभ्यारण्य, सिंचाई के साधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा भारत का स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे और साथ ही साथ में जितने एमसीक्यू टेस्ट होंगे हम उसको देखते हुए डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं उतनी डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा ज्योग्राफी का, जिसमें मैराथन में चला दूँगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैं चीज़ें समझा दूंगा, बाकी इसमें आप यहाँ पे सिर्फ अपना रिवीजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पे साबित होने वाला है। तो पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। आपके ऑप्शंस हैं पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप और कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो आपका सही आंसर जो है वो है जम्बू द्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था प्रयोग इंडिया का। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है, कहाँ तक इसका विस्तार है ये आपको बताना है। तो आपको जैसा पता ही होगा कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने देखा होगा 37 अंश 6 मिनट। इसी प्रकार से आपने 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी अक्षांश पर हमारा जो है भारत स्थिति है, आपने इसको बारे में पढ़ा भी होगा। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, सी आंसर जो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित किया गया है। तो जो भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो कि भारत के किस राज्य से और किस जगह से होकर गुजरता है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपसे ये अनुग्रह करूँगा कि अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। चलिए, जो हमने प्रश्न पूछा था उसमें से एक आंसर आपका यहाँ पे पूछ ही लिया गया है कि भारत का प्रमाणिक जो समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है। यानी यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि जो भारत की समय रेखा है वो भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद के समीप, यानी जो नैनी है इलाहाबाद में, वहीं से भारत की प्रमाणिक रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आंसर सही होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा 6वां नंबर है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। जो भारत का ध्रुव है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी 876 किलोमीटर। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा गया है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा, इस बात को यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि आपसे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की
लंबाई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा बनता है कि द्वीपों सहित, ठीक है, अभी देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि भारत जो है द्वीपों सहित भारत के तट की रेखा की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, द्वीपों सहित अगर आपसे पूछता है तो भारत के तट की रेखा की लंबाई क्या होगी, वो हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 7500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। अगर पूछा जाए भारत के द्वीपों के सहित तट रेखा पूछा जाए तब। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 3214 किलोमीटर आपने पढ़ भी रखा होगा बचपन से ही, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपसे पूछी गई है, कितना होगा, तो 2933 किलोमीटर भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए आप यहाँ पे खुद को क्वेश्चन को देखिए फिर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, फिर अपने मन में एज्यूम कीजिए आंसर को, फिर अपना देखिए किस लेवल पे आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो भारत की तट रेखा की लंबाई आपसे पूछा गया है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आपका आपके पूछा है कितना है, तो कितना हो जाएगा 2.4%। ठीक है, 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, किसकी तुलना में, विश्व के भौगोलिक तुलना में, अगर देखा जाए क्षेत्रफल की तुलना में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल 21 से 3500 मीटर या अधिक ऊंचाई तक के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि भारत का मान लीजिए 100% है, तो उसमें से कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो 10.7% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत है वो इसके कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी 29.3% जो है भूभाग पर भारत के पर्वत और पहाड़ियां हैं। ठीक है, यानी भारत अगर 100% है तो उसमें से 29.3% जो है वो क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि भारत के जो है संपूर्ण भूभाग पर अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत भाग जो है वो पठार है। भारत के संपूर्ण भारत के किस प्रतिशत, माफ कीजिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 27.7% जो है पठार है भारत को। अगर देखा जाए तो 27.7% भूभाग जो है वो पठार है भारत पे। वहीं उसी तरीके से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मैदान आपसे पूछा है, एक एक चीजें आप यहाँ पे फोकस करते हुए चलिएगा। तो कितना हो जाएगा 43%। ठीक है, 43% जो है भारत के मैदान है। अगला प्रश्न जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी गया है कई बार, कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है। यानी जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है अगर वो समुद्र तट से देखा जाए तो कितने मील दूर है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमने अपना भारत जो है यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल सीमा हमारी है। तो इससे कितना दूर हमारा यहाँ पे कितना नॉटिकल मील आपसे पूछा गया है, कितना मील जो है वो समुद्री तट रेखा है हमारी भारत की, तो आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि 12 मील जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, आपसे पूछा गया है
कि मान लीजिए भारत का जो संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूअस जो जोन है उससे प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूर तक स्थित, तो ये उसका दूना है यानी 24 मील तक दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि 20 नंबर की भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी पर स्थित है। तो 200 नॉटिकल मील आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक जोन पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली 200 मील लगाना है। ठीक है, अगर समुद्री तल से पूछा जाए तो 10 मील, और अगर भारत के तट से पूछा जाए तो 20 मील, और अगर इकोनॉमिक जोन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 200 मील। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सेट समाप्त हो चुका है। दूसरा सेट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो हम दूसरे सेट को भी इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। पहला इसमें प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्री तट रेखा से है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्री तट से लगती है। ठीक है, जिसमें से आपके महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात, आप यहाँ पे इसके देख सकते हैं, उसके राज्यों के नाम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है अगला जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आपसे बताया गया है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, ये आपसे पूछा गया है। तो तट रेखा सबसे लंबी किसकी है, तो वो है गुजरात की। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस बात को आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूछा है क्या कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरीके से वो पश्चिम बंगाल आगे गुजरती चली जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर में पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न होगा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत से मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों को छूकर जो है निकलती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप डेफिनेटली आप इसका आंसर देंगे। यहाँ पे जैसे पूछ भी लिया गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो पूछ लिया गया है कि जो कर्क रेखा है वो इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा कि जो है गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, जबकि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा जो है दक्षिण में पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं गुजरती है। अगला है कि भारत का वह राज्य है, वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में पड़ जाता है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, बिहार तो उत्तर में पड़ जाता है, ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर बिंदु पूछता है तो क्या होगा, और अगर पॉइंट पूछता है, इस तरीके से आप यहाँ पे कंफ्यूजन देख लीजिए। अगर आपसे बिंदु पूछता है सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर दूरस्थ स्थल पूछता है तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ पे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। ये आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। देखिए, तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और लाहिचिंग भी कहते हैं, और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन सा स्थान जो भूमध्य रेखा है उसके निकटतम स्थिति है। तो निकटतम स्थिति पूछा है तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग आपसे पूछा गया है। तो इंदिरा कॉल जो है वह भारत का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग है। दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल उत्तर में, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में। वहीं भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है।
तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है वो अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। क्या पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, ये आपको बताना। तो ये कौन अलग करता है, ये है पंबन चैनल। ठीक है, पंबन चैनल जो है वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। एडम ब्रिज, जिसे हम आदम पुल कहते हैं, ठीक है, राम सेतु, जिसे हम अपने पाते हैं रामायण में कि राम सेतु जिसका कहा गया है, तो आदम का पुल यानी एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में अवस्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें 16 नंबर कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। इसमें इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल से कौन कौन से दो स्थान जो है वो आपस में अलग होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। डक्कन पास, ठीक है, किसके बीच में अवस्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये किसके बीच में डक्कन पास अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में डक्कन पास जो है इसके बीच में अवस्थित है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि दीव एक द्वीप है। जो दीव है वो कहाँ पर द्वीप है ये आपको बताना है। तो गुजरात के तट पर जो है दीव नामक एक द्वीप अवस्थित है। ठीक है, जो सिचुएटेड है कौन सा, दीव नामक एक द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, गुजरात के तट पर। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसे डिग्री चैनल है जो कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो पाक जल संधि के माध्यम से जो है भारत और श्रीलंका अलग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका जो है वो भारत से अलग होता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो आपको पता ही होगा कि भारत, ठीक है, क्या है, खूनी संबंध है। तो माफ़ कीजिएगा, मैकमोहन जो है यहाँ पे, ओ सॉरी, मुझे लगा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के अगर पूछा जाता है तो रेडक्लिफ है, जबकि भारत और चीन के बीच में अगर पूछा जाए तो मैकमोहन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पूछा जाता है तो डूरंड है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं भारत के और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, खून का संबंध है, इस तरीके से रेडक्लिफ हो जाएगा। मैकमोहन, ठीक है, भारत और चीन के बीच में, डूरंड भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हमारा यहाँ पे दूसरा सेट भी समाप्त होता है।